टॉप एक्सरसाइज की गई है। मेरठ सहित 34 जनपद ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और क्या क्या आज के बिंदु रहे हैं, क्या क्या दिशा निर्देश। आज जैसे आप लोग वाकिफ हैं, यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनके सहयोग से आपके प्रदेश से उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहाँ पर सिंपोजियम, ये गोष्ठी ही नहीं, इसके आगे एक टेबल टॉप एक्सरसाइज रखी हुई है जो कि 2 सत्र में है। सिंपोजियम लंच ब्रेक से पहले और टेबल टॉप एक्सरसाइज लंच ब्रेक के बाद। आपका प्रश्न है कि ये कैसे चिन्हित किया, मेरठ में क्यों है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राज्य में हमारे 34 जनपद ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं जो कि भूकंप के प्रति संवेदनशील। इसमें से 19 जनपद ऐसे हैं खास तौर पे जो हमारे उत्तर पश्चिम भाग में और जो तराई के साथ है, ये सीस्मिक जोन 4 में आते हैं। तो मतलब थोड़ी उच्च श्रेणी है ये संवेदनशीलता की। और बाकी जो 15 जनपद ऐसे हैं वो आधे सीस्मिक जोन 4 में है और आधे 3 में है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे ये सब जनपद भूकंप के प्रति और भूकंप से जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, जो नुकसान होता है, आग लग जाती है, रसायन की इंडस्ट्रीज इस इलाके में है, वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनके लिए हमेशा तैयार रहें। ये ऐसी आपदाएं हैं जो बता के नहीं आती। जैसे आप देखते हैं बाढ़ या बाकी सब चीजें मौसम से चलती हैं, ये मौसम से नहीं चलती हैं। इधर पर जीरो वार्निंग। तो मामूली और हर नागरिक को क्या करना है, उसको बेसिक ड्रिल बताना कि भाई आपकी ये है, ड्रॉप, कवर, होल्ड, ये 3 वर्ड्स के साथ हर एक इंसान अपनी जान बचा सकता है। पर उसकी अगर जानकारी, ये वर्ड हर एक तक पहुंचेगा। ये तो एक आम नागरिक के स्तर पे पहली कार्रवाई थी। इसके अलावा हमने तैयारी क्या करनी है आजकल, और आप मेरठ तो वाकिफ ही है, आपकी कल ही यहाँ पर विकसित मेरठ की गोष्ठी समाप्त हुई थी ना भाई। इस विकसित मेरठ या विकसित उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन की क्या यात्रा रहेगी, क्या सहभागिता रहेगी, ये यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर शहरीकरण बढ़ेगा, नई नई बिल्डिंगें बनेंगी, तो उनको किस तरह अपने अंदर डिजास्टर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल रखने हैं, किस तरह हर एक इन जनपद को अपना माइक्रोजोनेशन करना है। पूरा ही जनपद जरूरी नहीं है कि संवेदनशीलता के तौर से सीस्मिक जोन 4 में हो, कुछ एक हिस्से होंगे 4 में, कुछ 3 को 2 में भी हो सकते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कि नहीं बनाएंगे या बनाएंगे नहीं, तो हमको मालूम है किस जगह पे किस तरीके का कंस्ट्रक्शन करना है। उसी तरह आग के प्रति भाई, पुराने शहर जो थे वहां पर हमारे आज के बड़े फायर टेंडर अंदर गलियों में नहीं जा पाते, पर हम अगर आगे के शहर जो बसा रहे हैं, इस तरह हमारी वहाँ की रोड इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि हमारे टेंडर निकलें, हर एक इलाके में पानी की पूरी सुविधा हो ताकि आग लगे तो लड़ी जा सके। उसी तरह रसायन के एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो स्टोरेज में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, किस तरह, इस सब पे यहाँ पर विस्तृत चर्चा होगी। और इसके लिए मैंने जैसे बताया पहले भाग में सिंपोजियम में, हमारे यहाँ बाहर से ग्वालियर से केमिकल के साइंटिस्ट आए हैं, दिल्ली से सीस्मोलॉजी के आए हैं, सीबीआरआई रुड़की से सीस्मोलॉजी स्ट्रक्चर के साइंटिस्ट आ रखे। हर एक चीज से डील करने के लिए पहले यहाँ साइंटिस्ट हैं जो कि पहले भाग में लोगों को बता रहे हैं इन तीनों आपदाओं के बारे में। उसके बाद दोपहर के बाद टेबल टॉप एक्सरसाइज चलेगी, आपसी चर्चा कि कहीं पर एक सिचुएशन हम सिमुलेट करेंगे, भाई आपके जनपद में अगर ऐसा हुआ है, जो भूकंप जैसी आपदा होती है वो कोई एक जनपद को नहीं हिलाती है, वो जनपदों को हिला देती है। पूरा मंडल एकजुट होकर लड़ता है, सारी सुविधाएं बाधित हो जाती है, कम्युनिकेशन टूट जाते हैं, अस्पतालों में सर्च कैपेसिटी की जरूरत पड़ती, खून की जरूरत पड़ती। इस सब की जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे और अपने मन में लोगों को बताएंगे नहीं कि देखिए इस सब की तैयारी रहनी चाहिए, तो हमारा काम कैसे चलेगा। यही हमारा काम है आपदा प्रबंधन का, और यही आज हमारी कार्रवाई। धन्यवाद। तमाम प्रकार की गोष्ठियां, चर्चाएं, सेमिनार्स, वर्कशॉप इस संबंध में होती हैं, लेकिन हम अपने आप को कितना सशक्त पाते हैं। ऐसा है, ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, हर साल नए लोग आके खड़े होते हैं। जो यहाँ रहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक को इसके प्रति जागरूक करें, इसमें ट्रेन करें, आगे जाके वो और काम आएगा। यही नहीं, यही चीजें हम अपने स्कूलों में ले जाते हैं, बच्चों को बताते हैं। हम जब आम समुदाय के साथ जुड़ते हैं तो उसके बारे में भी हम वहाँ चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या है, आज हमने केवल ओहदेदार ही इकट्ठा किए हुए हैं,
जिनको साथ हमारी ये चर्चा हो रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ किस तरह से तैयार है ऐसी आपदा? देखिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ हमारे देश की सबसे चुस्त आपदा प्रबंधन से निपटने वाली फोर्सेज। इनमें स्किल लेवल की कोई कमी नहीं। इनके अंदर 3-4 स्किल सेट होते हैं। एक होता है अर्थक्वेक में जो काम आता है वो है CSSR, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। अगर भूकंप आता है, इमारत ढह जाती है, लोग ट्रैप हो जाते हैं, ये स्किल सेट इनके काम आते हैं। इसको काम करने के लिए इनके पास इक्विपमेंट रहता है कि स्प्रेडर है, जॉइनर है, विक्टिम लोकेटिंग सिस्टम है, मेडिकल है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो हमारे जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हैं आज के दिन में बहुत ही सशक्त हैं और अपनी स्किल्स ये टाइम टू टाइम दिखाते रहते हैं। आजकल आप जानते हैं फ्लड सीजन चल रहा है, तो आजकल फ्लड के लिए डिप्लॉयड, पर नहीं कहीं आग लग गई तो उसके लिए दूसरी टीम पार्टी भागती। ठीक है सर, इसमें ये सारी एक्सरसाइज जिसकी हो रही है ताकि लोग जागरूक हो, अच्छे मकान बनाए, बिल्डिंग अच्छी बनाए, पर प्राथमिक स्तर पर जब बिल्डिंगें तैयार होती हैं उनकी निगरानी के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छे मटेरियल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उनको कैसे प्रेरित और मोटिवेट करेंगे कि वो गलत चीज़ें बनने ना दें? नहीं, ऐसा है। अगर आप यहाँ जो लोग प्रतिभागी हैं आज के उसमें जाएंगे तो केवल हमारे ADM FR या रेवेन्यू से लोग नहीं हैं। इसमें हमारे हर एक मंडल के हर एक विभाग से, खास तौर पे फायर डिपार्टमेंट से, खास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट से, खास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट, ये लोग जुड़े हुए हैं। राज्य स्तर पर हम इसकी चर्चा करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में हम चाहते हैं कि इसकी जागरूकता रहे और इसको ज्ञान को आगे ले जाए। ठीक, अपेक्षा क्या कर सकते हैं सर कि जो क्यों नहीं करेंगे? देने वाले हम मेरठ में क्यों आके बैठे हैं? क्योंकि मेरठ इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल, जो कि यहाँ इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर आप लोग इतने जागरूक। धन्यवाद। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की एक यहाँ पर टेबल टॉप मीटिंग की गई। यहाँ पर इक्विपमेंट्स भी दिखाए गए कि जिन इक्विपमेंट्स के सहारे आपदाओं से निपटा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे लाइन से ये यहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे गए हैं जो आधुनिक हैं बिल्कुल, और जो आपदा से निपटने में मदद करते हैं। और पूरे यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन से कैसे सारे इक्विपमेंट्स अलग अलग तरह के यहाँ पर रखे गए हैं, जो आपदा के समय चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो अग्निकांड हो, उनसे निपटने के लिए ये इक्विपमेंट्स हेल्पफुल होते हैं। आप देख सकते हैं कैसे तरह तरह के यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं जिनको, सर ये क्या चीज़ें हैं जो रखी हैं? सर ये बैटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो मतलब इससे जो है सारी चीज़ें मतलब जैसे टीन का वो है स्पिलर फाड़ सकते हैं इसे। जैसे कहीं आग लगी है घर में और दरवाज़ा तोड़ना हो, उसके लिए बहुत कारगर है रेस्क्यू इक्विपमेंट। ये क्या चीज़ है सर जो आप इक्विपमेंट ये सर T-शेप लेंथ कटर है। अगर शी आकार की आपको कटिंग करनी है तो इससे आप कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह से जो कटिंग करने के लिए, आपदा के समय बिल्डिंगें गिर जाती हैं तो उसमें से लोगों को निकालने के लिए, मलबे में से निकालने के लिए, ये इस तरह के उपकरण यहाँ पर रखे गए हैं जो उसमें हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं। बैटरी से चलने वाले हैं ये, बैटरी इनके अंदर है, बैटरी से संचालित होते हैं, जिसके द्वारा जो आपदाओं के समय जो पेपर, जो कटर के द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर काटने पड़ते हैं, लोहे की शीट काटनी पड़ती है, उसमें ये मदद करते हैं। कुछ यहाँ पर इस तरह के इक्विपमेंट्स ये हैं जो रोबोट का नाम है, बिना व्यक्ति की, उससे बिना व्यक्ति के ये इक्विपमेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। ये सूट है जो अग्नि कांड में जो सूट पहन करके अंदर उसमें जाया जाता है। खासकर ये केमिकल प्रोटेक्टिव गैस टाइट सूट है कि कहीं पे अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है और उसके अंदर कोई आपदा आई है तो वहां से उससे निपटने के लिए ये सूट तैयार किया गया है कि इसको पहनकर वहां पर अंदर जा सकते हैं। ये रोबोट है जो अंदर जाकर के कहीं भी अगर आपदा है तो उसमें अंदर जाकर के ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि कहीं पर अगर कोई आदमी या कर्मचारी नहीं घुस सकता है तो इसके सहारा से अंदर से पानी भेज करके, लाइट भी इसमें लगी है कि अंदर जा करके ये उसमें मदद करता है। तो कई इक्विपमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, अलग अलग तरह के हैं, और इस प्रदर्शनी के सहारे यही दिखाया गया है कि अगर आपदा कोई आती है तो कैसे इन आधुनिक उपकरणों के सहारे से उससे निपटा जा सके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।